प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग 11वें अध्याय यानी भारतीय न्यायपालिका पर बात कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक है उच्चतम न्यायालय। और आज तीसरी कक्षा में इस अध्याय के हम लोग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि, टर्म और न्यायाधीशों का हटाया जाना यानी रिमूवल, और शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ न्यायाधीशों का कैसे होता है, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, सैलरीज वगैरह, अलाउंसेज, और न्यायाधीशों की को प्राप्त उन्मुक्तियां, इम्यूनिटीज, इन विषयों पर बात करेंगे। तो आज की कक्षा का जो बिंदु है वो आपके सामने क्लियर हुआ कि हमें इन बिंदुओं पर इस कक्षा में समझना है, अध्ययन करना है। तो आइए इन बिंदुओं पर आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग न्यायाधीशों की पदावधि। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आज वो है न्यायाधीशों की पदावधि। ये बातें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हो रही हैं, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में हो रही हैं। तो इसे हमें ध्यान रखना है कि ये बातें सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में हो रही हैं। तो न्यायाधीशों की पदावधि जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ जस्टिस यानी क्या है? टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ जस्टिस। तो इनके टर्म की बात करेंगे हम लोग, पदावधि की बात करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पदावधि है, कार्यकाल है, वो 65 वर्ष की उम्र तक होता है। कितने वर्ष की उम्र तक? 65 वर्ष की उम्र तक। यानी उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, तो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश ब्रैकेट में लिख लें, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। हम लोग सबकी बात कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश की भी बात कर रहे हैं, अन्य न्यायाधीश की भी बात कर रहे हैं। 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकता है। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। और एक और बात, एक तो ये हो गया कि 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। दूसरा, वे अपने लेख सहित, हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा राष्ट्रपति को त्याग पत्र भी दे सकते हैं। इससे भी उनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। तीसरा, न्यायाधीश को हटाया भी जा सकता है।
तो न्यायाधीश के कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक। पहली बात, न्यायाधीश इस्तीफा दे करके अपने कार्यकाल को समाप्त कर सकता है। दूसरी बात, और न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तीसरी बात, तो कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित, इसको नोट कर लें, कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित, यानी हस्ताक्षर उसका होगा, हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कभी भी अपना पद त्याग सकता है। क्या कर सकता है? कभी भी अपना पद त्याग सकता है, अपना पद छोड़ सकता है। इतने ही नहीं, अनुच्छेद 124(4), अनुच्छेद 124(4) के तहत उसके पद से उसे हटाया भी जा सकता है। एक और बात इसमें क्या है, अनुच्छेद 124(4) के तहत उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की ये हुई पदावध, ये हुआ टर्म कि इतने टर्म, इतने कार्यकाल तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश भी रहेंगे। अब बात होना है अनुच्छेद 124(4) के तहत उन्हें कैसे हटाया जाता है। हटाने की प्रक्रिया पर बात, थोड़ी बात हम लोग हटाने की प्रक्रिया पर बात करेंगे। तो अगला जो बिंदु होगा वो है न्यायाधीशों का हटाया जाना। अगला बिंदु क्या है? न्यायाधीशों का हटाया जाना, यानी हटाने को क्या कहते हैं? रिमूवल कहते हैं, यानी रिमूवल ऑफ जजेस। रिमूवल थोड़ा सही कर लिया जाए, अच्छा नहीं लग रहा है। रिमूवल ऑफ जजेस, यानी जजेस को हटाया जाना, न्यायाधीश को हटाया जाना। कैसे हटाते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से अनुच्छेद 124(4) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है। तो पहला बिंदु क्या होना चाहिए? पहला बिंदु होना चाहिए अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। तो पहली बात ये आप जान लें कि अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया दी हुई है। हटाए जाने का आधार,
हटाए जाने का जो आधार है वो दो आधार है। कितने आधार हैं? दो आधार। एक आधार है सिद्ध कदाचार और दूसरा है असमर्थता। सिद्ध कदाचार, पहला आधार क्या है? सिद्ध कदाचार और दूसरा है असमर्थता। इन दो आधारों पर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर। और दूसरा है इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी। इन दो आधारों पर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 124(4) के तहत। तो इन दोनों आधारों पर कैसे हटाएंगे? हटाने की जो प्रक्रिया ये है वो हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पास करना होगा और संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव की शुरुआत की जा सकती है। तो हटाने की प्रक्रिया, अब बात करेंगे हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की प्रक्रिया है कि किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए क्या चीज है? किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए क्या करना होगा? प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। स्पष्ट हुई बात कि चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे उच्च सदन हो, चाहे निम्न सदन हो, किसी भी सदन में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है और प्रत्येक सदन द्वारा हटाया जा सकता है। प्रत्येक सदन द्वारा क्या करना होगा? प्रत्येक सदन द्वारा जो बहुमत है, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी। प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत के या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के तथा उपस्थित या अगले पेज पर चले या मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, जिसे हम लोग विशेष बहुमत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष बहुमत। ठीक है, तो मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव, यानी अगर इतने बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, द्वारा
प्रस्ताव पारित होना चाहिए या केवल पारित होना चाहिए, इतने में ही हम लोग बात खत्म कर दें। पारित होना चाहिए, बात इतनी है। मतलब ये कि न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। किसी भी सदन में, क्या देखा आपने कि किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है और प्रत्येक सदन में अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, जिसे विशेष बहुमत कहते हैं, वहां से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके अलावा किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होकर उसी सेशन में, उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास भी चले जाना चाहिए। अगर उसी सत्र में नहीं गया तो पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाए। तो एक और बिंदु हम लोग यहां सम्मिलित करेंगे और उसमें यह है कि किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव उसी सत्र में, सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव, पारित प्रस्ताव उसी सत्र में, यानी सेम सेशन, उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाना चाहिए, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो और जब प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा और राष्ट्रपति की सहमति मिल जाएगी तो संसद के द्वारा न्यायाधीश को हटाया जाना पूर्ण हो जाएगा और इस प्रकार न्यायाधीश को हटाया जा सकता। तो हम लोगों ने देखा कि न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) के तहत संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि संसद न्यायाधीश को इस रीति से, इस प्रक्रिया से हटा सकती है। संसद इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने एक कानून बनाया जिसे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1967। संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया। तो एक अधिनियम भी इसके लिए बना हुआ है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इस अधिनियम के द्वारा न्यायाधीश के सिद्ध कदाचार और असमर्थता की जांच की जाती। चूंकि अगर इस शक्ति के प्रयोग द्वारा न्यायाधीशों के हटाए जाने की प्रक्रिया की बात करते हुए देखा जाए तो अभी तक 2 न्यायाधीशों को उनके पद से हटाए जाने के प्रक्रिया की शुरुआत की गई।
हटाया तो अभी तक किसी को नहीं गया। संसद द्वारा अभी तक किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से 124(4) का प्रयोग करते हुए नहीं हटाया। हाँ, शुरुआत जरूर की गई, इसकी शुरुआत की गई। अभी तक उच्चतम न्यायालय के एक भी न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटाया गया है। तो ये बात यहां पहले ही जान लें कि अभी तक एक भी न्यायाधीश को संसद द्वारा उसके पद से नहीं हटाया गया है, नहीं हटाया गया है। हाँ, 2 न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, 2 न्यायाधीशों के विरुद्ध प्रक्रिया प्रारंभ की गई। ये बात भी 2 न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। कौन कौन न्यायाधीश हैं, बस उनका नाम लेते हुए हम लोग इसकी चर्चा मात्र कर लेंगे कि वे 2 न्यायाधीश गण कौन हैं। एक न्यायाधीश हैं वी रामास्वामी 1991 में, एक न्यायाधीश हैं कौन, वी रामास्वामी। ये मामला 1991 का है। 1991 में इन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उसके अलावा सौमित्र सेन जो हैं, ये कोलकाता के थे। 2011 में न्यायमूर्ति सौमित्र सेन और ये 2011 में इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई और न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने भी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इसके अलावा पीडी दिनाकरन, एसएन शुक्ला, इन लोगों के खिलाफ मामला शुरू भी नहीं हुआ था और इन न्यायाधीशों ने त्यागपत्र दे दिया था। तो इस तरह से अभी तक संसद द्वारा एक भी न्यायाधीश को उसके पद से, संसद द्वारा उसके पद से हटाया नहीं गया है। तो ये रहा न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया। अब बात करना है हम लोग शपथ या प्रतिज्ञान पर, ओथ या अफर्मेशन। तो ये है शपथ या प्रतिज्ञान। अगला बिंदु है शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, तो शपथ या प्रतिज्ञान की बात करेंगे। ओथ और एफर्मेशन की बात करेंगे हम लोग। ओथ और एफर्मेशन। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है और कैसे होता है, इस पर बात करेंगे। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति वो शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है या इस कार्य के लिए राष्ट्रपति ने किसी की नियुक्ति कर दी हो, वो शपथ दिला सकता है अनुच्छेद 124(6) के अनुसार। तो बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 124(6) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है
ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है, ऐसे व्यक्ति नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त, इसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, नियुक्त व्यक्ति के समक्ष क्या करेगा, समक्ष क्या करेगा, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व अपना पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। तो देखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ और प्रतिज्ञान कैसे हो रहा है। तो अनुच्छेद 124(6) के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपना शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। अनुच्छेद 124(6) के अनुसार जो शपथ होनी है, शपथ क्या होगी, तो उस शपथ को अनुसूची 3 में दिया गया। तो अनुसूची 3 में दिए गए शपथ को ही राष्ट्रपति के समक्ष न्यायाधीशों के द्वारा शपथ लिया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के, एक और बात इसमें ध्यान रखें कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और साथ ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये दोनों अनुसूची 3 में दिए गए शपथ को ही शपथ के रूप में लेते, यानी इनके शपथ कहां दिया गया है, अनुसूची 3 में। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों की बात कर लें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा और कौन है, तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये दोनों, ठीक ना, परीक्षक दोनों के लिए अनुसूची 3 में, दोनों के लिए अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप दिया गया है, शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो बात क्लियर हुई कि क्या शपथ लेंगे, जो शपथ लेंगे उस शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 के अंतर्गत दिया गया, अनुसूची 3 के अंतर्गत। इस तरह से उन्हें संविधान का
न्याय का, सत्यनिष्ठा का, देश की सुरक्षा अखंडता का, इसका शपथ जो है, जो अनुसूची 3 में दिया गया है शपथ का प्रारूप, और वो शपथ का प्रारूप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी है और साथ साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल सीएजी के लिए भी वही व्यवस्था की गई। तो हम लोगों ने देखा न्यायाधीशों का शपथ और प्रतिज्ञान। अब बात कर लें न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। अगला बिंदु लेते हैं और वो है न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते यानी सैलरीज और अलाउंसेज, इन दो चीजों की बात की है। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जजेस, क्या क्या है? सैलरीज एंड अलाउंसेज, क्या क्या? सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जजेस, यानी जजेस की सैलरी और अलाउंसेज की बात की गई है। अनुच्छेद 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वे संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? संसद द्वारा, संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी। अनुच्छेद 125, तो बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते संसद द्वारा क्या होगा? संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो इस प्रकार ये संसद निर्धारित करेगी कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते क्या हो, और समय समय पर संसद ने निर्धारित भी किया है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते क्या हैं। समय समय पर संशोधन होता रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन कानून 2018 के अनुसार, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसकी बात कर लें, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट वेतन एवं सेवा शर्तें संशोधन कानून 2018, संशोधन कानून 2018, ये जो है कानून है जिसके अनुसार इस समय वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के दोनों के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो इसमें जो वेतन वृद्धि की गई, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह होगा। और अन्य न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 ये प्रति माह। तो ये वेतन और भत्ते, वेतन जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन हैं जो आपके समक्ष हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 प्रति माह और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। इनके वेतन भत्तों में इनके सेवा के दौरान कोई कमी नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से, और ध्यान रहे, एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते हैं, पेंशन जो हैं, वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो एक बिंदु और हम लोग नोट करेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भारत की कहां पर? भारत की संचित निधि पर भारित है या संचित निधि द्वारा दिया जाता है। तो वेतन भत्ते कहां से दिए जा रहे हैं? संचित निधि से दिए जा रहे हैं। कहां से दिए जा रहे हैं? संचित निधि से दिए जा रहे हैं। और इस व्यवस्था के अनुरूप, इस सिस्टम के अनुरूप उन्हें वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। साथ में ये न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन भत्ते में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद इनके वेतन एवं भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ, एक कंडीशन में किया जा सकता है, अगर अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात हो तो यहां पर यदि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात हो
360 के अंतर्गत क्या हो, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात हो तो कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। यानी इसका एक अपवाद है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। उस समय इनकी सेवा में, इनकी शर्तों में, इनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन संभव है, इनके वेतन भत्तों में कटौती संभव है। तो ये थी अब न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां। अब बात करेंगे हम लोग न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां, यानी इनको जो इम्यूनिटीज प्राप्त हैं वो देख लें कि इनको क्या क्या इम्यूनिटीज है, यानी इम्यूनिटीज ऑफ जजेस, इम्यूनिटीज इम्यूनिटीज ऑफ जजेस। तो जजेस को क्या क्या इम्यूनिटीज प्राप्त हैं? तो अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 121 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। चर्चा करने का निर्बंधन लगा हुआ है, कोई डिस्कशन संसद में नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 121 के तहत, अनुच्छेद 121 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, न्यायाधीशों के आचरण को लेकर के, न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में, के आचरण के संबंध में, आचरण के संबंध में संसद में चर्चा नहीं की जाएगी, चर्चा नहीं की जाएगी। तो ये उन्मुक्ति उन्हें प्राप्त है कि इसकी चर्चा नहीं की जाएगी। मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कर्तव्य को करते हुए किसी प्रकार का कदम उठाते हैं तो उन बातों की, उनके आचरण, उनके व्यवहार की चर्चा जो है वो संसद के भीतर नहीं की जा सकती। तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, के न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर्तव्य का पालन करते हुए, मतलब कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी
आचरण के विषय में किए गए किसी आचरण के विषय में कोई चर्चा संसद में नहीं की जाएगी। ठीक है, तो संसद में सामान्य तौर पे कोई चर्चा नहीं होगी। सामान्य तौर पे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब उनके विरुद्ध यानी न्यायाधीश के विरुद्ध सिद्ध कदाचार और असमर्थता को लेकर के अगर उनको हटाने की प्रक्रिया चल निकली है अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत, तो उनके आचरण की चर्चा सदन में होगी। अन्यथा की दृष्टि में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण को लेकर के सदन में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। इसी तरह अनुच्छेद 211 के तहत राज्य विधानमंडल में भी कोई चर्चा नहीं की जाएगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 211 के तहत राज्य विधानमंडल में उपर्युक्त चर्चा नहीं की जाएगी। तो इस तरह से देखा गया कि न तो राज्य विधानमंडल में चर्चा की जाएगी और न ही संसद में चर्चा की जाएगी। हाँ, संसद में उन्हें हटाने की चर्चा तो हो सकती है, लेकिन राज्य विधानमंडल में हटाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो राज्य विधानमंडल के पास हटाने जैसी कोई शक्ति भी नहीं है, इसलिए राज्य विधानमंडल में तो न्यायाधीशों के आचरण को लेकर के कभी भी कोई चर्चा संभव नहीं। तो हम लोगों ने आज न्यायाधीशों के शपथ प्रतिज्ञान, न्यायाधीशों को पदावधि, न्यायाधीशों को हटाया जाना और उसके साथ साथ न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और उन्मुक्तियां, इन सब पर बात की। आइए पुनः हम लोग इसे दोबारा से एक बार देख लें और क्लास को समाप्त करें। आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि पर बात करना है, उन्हें हटाए जाने पर बात करना है, शपथ और प्रतिज्ञान पर बात करना है, वेतन भत्ते और उनकी उन्मुक्तियां पर हमें इस कक्षा में बात करनी थी और इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया। और बात हो रही है सबसे पहले इनके पदावधि को लेकर के, इनके टर्म को लेकर। तो सबसे पहले ये जाना हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। कोई भी न्यायाधीश इसके अलावा राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित क्या कर सकता है, लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो इस तरह से त्यागपत्र देने की एक व्यवस्था है और अनुच्छेद 124(4) के तहत न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो न्यायाधीशों को की पदावधि को लेकर के, टर्म को लेकर के ये 3 बातें आपको जाननी। अब न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है
हटाने की जो प्रक्रिया है, रिमूवल की जो प्रक्रिया है, हम लोग उसे देखेंगे। तो अनुच्छेद 124(4) अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की व्यवस्था है। हटाए जाने के दो आधार हैं। कितने आधार हैं? दो आधार हैं। आधार नंबर 1 सिद्ध कदाचार के आधार पर और आधार नंबर 2 असमर्थता के आधार पर, इनप्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर और इनकैपेसिटी के आधार पर, असमर्थता के आधार पर न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की प्रक्रिया है कि किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव होगा वो संसद में आए। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बस ये कि प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और वोट देने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो हटाने की प्रक्रिया साधारण बहुमत नहीं है, विशेष बहुमत से होनी चाहिए। इसके अलावा किसी न्यायाधीश को संसद जब हटाएगी तो संसद को के दोनों सदनों से जो प्रस्ताव पारित होगा वो उसी सत्र में पारित होगा और उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष भी उसे ले जाया जाना चाहिए, अलग अलग सत्रों में नहीं। एक ही सत्र में संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होना चाहिए और साथ ही जो है राष्ट्रपति को भी उसी समय, राष्ट्रपति को भी के समक्ष भी उसे लाया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो न्यायाधीशों के हटाए जाने की प्रक्रिया में सम्मिलित है वो ये है कि अगर हटाने की प्रक्रिया जो प्रस्ताव आएगा वो यहां पर हम लोग नोट करते हैं। हटाने की प्रक्रिया का प्रस्ताव, हटाने की प्रक्रिया का जो प्रस्ताव है, एक बिंदु हम लोग भूल गए थे। लोकसभा में 100 सदस्यों द्वारा, लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य, राज्यसभा में 50 सदस्य, यानी ये जो हटाने की प्रक्रिया है वो 100 सदस्य लोकसभा और 50 सदस्य राज्यसभा। अगर किसी न्यायाधीश को हटाने का कोई प्रस्ताव आता है संसद के अंदर तो सबसे पहले लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर और समर्थन से ही प्रस्ताव आएगा और अगर राज्यसभा से वो प्रस्ताव शुरू हो रहा है तो राज्यसभा में भी 50, कम से कम कितने, 50 सदस्यों के हस्ताक्षर और समर्थन से वो प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो हम लोगों ने वो बात यहां मेंशन कर ली कि 100 सदस्य लोकसभा से और राज्यसभा से अगर प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव की शुरुआत सदन के किसी भी सदन में हो सकती है। अगर प्रस्ताव लोकसभा से आता है तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर पहले से होना चाहिए। अगर प्रस्ताव राज्यसभा से आता है तो 50 सदस्यों का समर्थन पहले से होना चाहिए, हस्ताक्षर पहले से होना चाहिए। तो संसद को शक्ति है न्यायाधीशों को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है उसे करे और इसी शक्ति के आधार पर संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया। कौन सा कानून बनाया? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। और इतना ही नहीं, देखा जाए तो अभी तक
एक भी न्यायाधीश को उनके पद से हटाया नहीं गया है संसद के द्वारा। हाँ, इसके पहले 2 न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, परंतु प्रक्रिया शुरुआत के बाद ही दोनों ने इस्तीफा दे दिया था, दोनों न्यायमूर्ति ने त्यागपत्र दे दिया था। न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें वी रामास्वामी के विरुद्ध 1991 में और न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के विरुद्ध 2011 में इन 2 न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। यद्यपि ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि इन न्यायाधीशों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके अलावा सौमित्र सेन के अलावा पीडी दिनाकरन और एसएन शुक्ला, ये 2 और न्यायाधीश, इन लोगों के खिलाफ भी प्रक्रिया की शुरुआत होनी थी, लेकिन प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं हुई और इन न्यायाधीशों ने त्यागपत्र दे दिया और जो विवाद था वो ही समाप्त। तो हम लोगों ने बात की न्यायाधीशों को हटाए जाने की। अब बात करना है शपथ या प्रतिज्ञान का। ओथ या अफर्मेशन क्या है उसकी बात की जाएगी। तो न्यायमूर्ति अनुच्छेद 124(6) अनुच्छेद 124(6) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त इस कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ और प्रतिज्ञान लेना होगा, शपथ और प्रतिज्ञा करनी होगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों की बात, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी दोनों के लिए जो शपथ का प्रारूप है वह अनुसूची 3 में दिया गया है। शपथ का जो प्रारूप है वो कहाँ दिया गया है? अनुसूची 3 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? अनुसूची 3 में। तो अनुसूची 3 में दिए गए शपथ के प्रारूप के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन दोनों लोगों को शपथ लेना होता है। तो ये बात हुई शपथ और प्रतिज्ञान की। शपथ और प्रतिज्ञान करेगा तो प्रतिज्ञान, यहां थोड़ा सा 9 को करना, प्रतिज्ञान करेगा। अब बात करते हैं हम लोग न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते को लेकर के। सैलरीज और अलाउंसेज ये जो हैं उसकी बात करनी। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 125 के तहत बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। किनके द्वारा निर्धारित होते हैं? संसद इनको निर्धारित करती है, इनके वेतन और भत्तों। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वेतन और सेवा शर्तें संशोधन कानून 2018, इसके अनुसार आज की तिथि में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो सैलरी है, वेतन है, वो 2,80,000 रुपये प्रतिमाह और अन्य न्यायाधीशों की जो सैलरी है, वेतन है, वो 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन, ये तीनों ये संसद की संचित, भारत की संचित निधि पर भारित होती है। कहाँ भारित होती हैं? संचित निधि से दिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद इनके वेतन और भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो वो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा हो चुकी होगी तो किया जाएगा, अन्यथा की दृष्टि में नहीं किया जाएगा। तो न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं इनकी प्राप्त उन्मुक्तियों को लेकर कि जो उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, इम्यूनिटीज प्राप्त हैं, क्या क्या इम्यूनिटीज अंदर से कौन सी शक्ति इन्हें प्राप्त है, ये देख लें। अनुच्छेद 121 की बात करें तो अनुच्छेद 121 के तहत उच्चतम न्यायालय के भी और उच्च न्यायालय के भी इन न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अगर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण भले ही संसद को नागवार लगते हों, लेकिन अगर उन्होंने अपने कर्तव्य के पालन के दौरान जो भी आचरण किया है उस आचरण से अगर संसद को दिक्कत भी है तब भी संसद में उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 211 के तहत राज्य विधानमंडल में भी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण को लेकर के, व्यवहार को लेकर के चर्चा नहीं की जा सकती। हालांकि राज्य विधानमंडल में तो किसी भी रूप में चर्चा नहीं की जा सकती। संसद के अंदर तो कम से कम उनके हटाए जाने की प्रक्रिया के दौरान तो चर्चा की जा सकती है। जब न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया चलेगी अनुच्छेद 124(4) के तहत तो उनके आचरण को लेकर के चर्चा की जाए, लेकिन राज्य विधानमंडल में किसी भी प्रकार से इसकी चर्चा संभव नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में हम लोगों ने जो बिंदुओं पर चर्चा की, आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।